ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारा ये Q&A सेशन है जिसमें हम आपके पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपने मेरे यूट्यूब और फेसबुक पेज पे पूछे हैं। यदि आपने कोई प्रश्न नहीं भी पूछे हैं तो भी इस वीडियो को अवश्य देखिए। इसमें कई ऐसे रोचक विषयों के बारे में चर्चा की जाएगी जिनके ऊपर आमतौर पर वीडियो बनाना कभी कदार कठिन होता है, पर इसमें बहुत सारे ऐसे गूढ़ विषय हैं जिनके बारे में आज आपको जानकारी मिलेगी। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो लेते हैं अपना पहला प्रश्न जो यहाँ पूछ रही हैं अनुपमा जेठमलानी जी। इन्होंने पूछा है कि D20 चार्ट आध्यात्मिक योग इन कुंडली, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दैट। एक्चुअली मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है चैनल पे ऑलरेडी। इसका लिंक जो है कार्ड सेक्शन में दिखाया जा रहा है ऊपर और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। D20 यानी विमशांश कुंडली देखी जाती है आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो स्पिरिचुअल लाइफ कैसी रह सकती है व्यक्ति के लिए, कैसे जो है उसमें पथ देखे जाते हैं, ये सारी जो है जानकारी उस वीडियो में दी गई है। आपसे आग्रह है कि आप उस वीडियो को देखिए। उसमें तो विमशांश कुंडली कैसे देखी जाती है, आकलन कैसे किया जाता है, कैसे जो है कुंडली के माध्यम से हमें ये पता चल सकता है कि व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार का रहेगा, कौन से पथ यानी ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और भक्ति योग में से कौन से पथ उसके लिए बेहतर है, किस प्रकार की बाधाएं उसको आध्यात्मिक जीवन में प्राप्त हो सकती हैं, इस सारे विषयों के बारे में उस वीडियो में बताया गया है। आप उस वीडियो को अवश्य देखिए। दूसरा यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं पाइमॉन ओपी। तो इन्होंने पूछा है, इज मैरिज प्री डेस्टिन्ड? सम एस्ट्रोलॉजर से इन दिस ईयर यू हैड योगा बट यू मिस द चांस एंड देन अगेन यू विल हैव योगा इन दिस ईयर एंड सम से जोड़ी स्वर्ग से बन के आती है। सो व्हाट इज़ द थिंग? तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या विवाह पहले से ही निर्धारित होता है भाग्य में, या जो है उस पर हमारा कोई नियंत्रण है? और कई दफ़ा लोग ज्योतिष कहते हैं, कुछ ज्योतिषी की आपके एक योग था, दशा थी, वो बीत गई तो शायद जो है तब शादी हो सकती थी, अब नहीं हो सकती। तो यहाँ जो परिस्थिति है इसमें देखा जाए, देखिए इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। उसका जो विषय है वो है मैच मेकिंग जो है क्यों काम नहीं करती है। उसका भी लिंक ऊपर दिखाया जा रहा है कार्ड सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए और जिनके मन में सेम क्वेश्चन है सबसे आग्रह है कि आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें जो है मैंने स्पष्ट रूप से लॉजिकली तर्क के साथ आपको ये स्थापित किया है कि विवाह पहले से निर्धारित होता है, उसमें आपका लेश मात्र भी नियंत्रण नहीं है। देयर इज़ नो कंट्रोल व्हाटसोएवर अपॉन योर मैरिज और एनी अदर एरियाज ऑफ लाइफ। अभी इसमें एक और क्वेश्चन है जो हम बाद में बात करेंगे, बट पॉइंट ये है कि मैरिज टेक्निकली यस प्री डेस्टिन्ड होती है, और किस प्रकार का वैवाहिक जीवन होगा, विवाह होगा नहीं होगा, जल्दी होगा देर से होगा, किससे होगा, कैसा होगा, ये सब पहले से निर्धारित है, उसमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। दूसरा, जिस व्यक्ति से शादी ब्याह होगा वो कैसा होगा, अच्छा या बुरा, वो कुंडली बताएगी, पर वो जैसा है वैसा ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे इसीलिए उसको जो है और भी विस्तार से जो है बताया गया है कुंडली मिलान के वीडियो में। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। उसमें आपको पहले तो ये भ्रांति भी दिमाग से निकलेगी, मिसकॉन्सेप्शन, कि कुंडली मिलान नाम की कोई चीज़ होती है। पहली बात तो कुंडली मिलान कुछ नहीं होता है जिस सेंस में हम कर रहे होते हैं। मैच मेकिंग उस सेंस में काम नहीं करती जिस सेंस में हम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्यों काम नहीं करती उस वीडियो को देखिए, और जो आपका ये प्रश्न है उसका उत्तर आपको और गहराई से उसमें मिलेगा कि कैसे और क्यों विवाह पहले से ही निर्धारित है। तो यहाँ पे अगर ये कोई कहता है कि पहले योग था अब आपने चांस मिस कर दिया, तो ये अलग बात है कि कभी कोई दशाएं आती हैं और दशाएं कई बार जो है अगर योग काफ़ी ख़राब होते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि दशाओं में उतने परिणाम अच्छे नहीं मिल पाते, वो अलग चीज़ है। पर अगर हम ये कहते हैं कि विवाह कैसा है, वैवाहिक जीवन कैसा है, विवाह किस इंसान से होगा, ये सब चीज़ें पहले से निर्धारित है, और विवाह होगा या नहीं होगा ये भी, तो ये इसमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। और ज़्यादा जैसा मैंने कहा वीडियो को ज़रूर देखिए, उसमें आपके इन प्रश्नों के और गहराई से आपको उत्तर मिल जाएंगे और आपको एक क्लैरिटी और मिलेगी। तो ये यहाँ पे आपके जो है इसका उत्तर। अगला यहाँ पे जो है प्रश्न पूछ रहे हैं प्रदीप सिंह।
इन्होंने पूछा है कि देयर इज सो मच ऑफ फियर मॉन्गरिंग अबाउट 6th 8th 12th हाउस, आई हैव सीन दैट दे आर नॉट एज बैड एज दे आर पोर्ट्रेड टू बी दीज डेज, प्लीज टेल ऑब्जेक्टिवली व्हेन वी शुड कंसीडर देम एज बैड। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। इसमें ये पूछते हैं कि भाई छठे आठवें 12वें भाव दुस्थान होते हैं और इनके लेकर के काफ़ी भय फैलाया जाता है मन में लोगों के कि छठे आठवें 12वें भाव से संबंधित जो भी ग्रह या दशाएं होंगी वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, हानि पहुंचाती हैं, तकलीफ पैदा करती हैं ज़िंदगी में। तो क्या ये हर बार सही होता है या इसमें कोई ऐसे जो है स्थितियां भी हो सकती जिसमें अच्छा व्यवहार कर सकते हैं और ये कब व्यवहार खराब कर सकते हैं? देखिए, ये अपने आप में एक गहरा विषय है, पर इसमें स्पष्ट अगर देखने के लिए बात कही, संक्षिप्त रूप से मैं बस यही बताना चाहूँगा कि छठे आठवें 12वें भाव हर बार खराब नहीं होते हैं। खास तौर से अगर छठे आठवें 12वें भाव में 8वें और 12वें भाव अगर बलशाली हैं तो ये आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छे माने जाते हैं। ये जीवन में उतार चढ़ाव और विकट परिस्थितियां जरूर पैदा करते हैं, क्योंकि छठे आठवें 12वें भाव से हम विपरीत राजयोग भी देखते हैं। तो विपरीत राजयोग का अर्थ होता है कि कोई विपरीत परिस्थितियां पहले पैदा हो, उसके बाद आपको अच्छे मौके मिले और जीवन में प्रगति मिले। पर यहाँ पे वो कंडीशंस होती है। विपरीत राजयोग के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हैं। पर बात ये रहती है कि छठे आठवें 12वें भाव एक सेंसिटिव पोजीशन होती है किसी भी ग्रह के लिए। तो अगर इस पोजीशन में इन भावों में कोई भी ग्रह बैठे हैं तो उनको हमें बहुत बारीकी से देखना चाहिए। वो कई दफ़ा जो है खराब व्यवहार भी कर सकते हैं या मिश्रित परिणाम भी दे सकते हैं। तो खराब व्यवहार का अर्थ ये है कि मान लीजिए बिल्कुल ही पीड़ित है, बलहीन है, शत्रुगत व्यवहार है और खराब ग्रहों से उनका जो है संबंध बनता है और जिस राशि में बैठे हैं वो अच्छी नहीं है। तो अगर ऐसी परिस्थिति होगी तो ऑब्वियसली वो जो ग्रह है छठे आठवें 12वें भाव में वो नकारात्मक माना जाएगा, शत्रु माना जाएगा। जीवन में उसका एक ही काम होगा, परेशान करना। बट अगर हम ये बात कहते हैं कि अगर कोई ग्रह वहाँ अच्छी अवस्था में है, बलशाली है, राजयोग वगैरह बना के बैठते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं, संघर्ष होता है, विपरीत परिस्थितियाँ किसी भी संदर्भ में जीवन के हिस्से में कभी खड़ी होती नजर आती है। पर एक बात निश्चित होती है कि व्यक्ति को वह जीवन में उस विकट परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति से अनुभवी बनाकर जीवन में आगे प्रगति अवश्य देते हैं, आगे जरूर बढ़ाते हैं। तो छठे आठवें 12वें भाव हर बार खराब नहीं होते। जैसे छठा भाव कंपटीशन का होता है, प्रतिस्पर्धा का। तो आप छठे भाव में अगर अच्छे ग्रह बैठेंगे तो ये आपको कंपटीशन किसी भी प्रकार का उसमें विजयी बनाएगा, आगे बढ़ाएगा, शत्रुओं को विजय देता है, स्वास्थ्य वगैरह अच्छा रखता है। ऐसे ही आठवां भाव है, आठवें भाव में अस्थिरता होती है, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने मिलते हैं। पर अगर आठवां भाव बहुत बेहतरीन काम करता है तो ये व्यक्ति को शिखर तक भी लेके जाता है, सडन गेन, सडन राइज, सडन सक्सेस। बेस्ट एग्जाम्पल श्री अमिताभ बच्चन जी, 4 ग्रह आठवें भाव में बैठे हैं, उनके करियर पूरे आठवें भाव से चल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि आठवां भाव क्या हमेशा खराब है? नहीं। पर इन सूरतों में एक पॉइंट जरूर देखिए, छठे आठवें 12वें भाव तभी अच्छा व्यवहार करेंगे जब लग्न और लग्नेश बलशाली होगा। अगर लग्न और लग्नेश कमजोर पड़े तो ये कभी अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। तो ये बात का हमेशा ध्यान रखिए कि वेन एवर यू आर सीइंग प्लैनेट्स इन 6th 8th एंड 12th, आपको हमेशा लग्न की ताकत देखनी है। लग्न और लग्नेश अगर कमजोर पड़े तो छठे आठवें 12वें भाव कभी अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न फिर से पूछते हैं पाइबॉन ओपी। अच्छा, इन्हीं का दूसरा प्रश्न है। ये पूछ रहे हैं, तिथि स्वामी एंड वारेश इज द सेम प्लैनेट, विल द पर्सन गेट मैरिड, व्हाट इफ इट्स इन 8th हाउस? तो ये देखिए क्या है, ये पंचांग दोष की परिस्थिति है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, पंचांग दोष क्या होता है, ग्रह दोष क्या होता है, कार्ड सेक्शन में इसको दिखाया जा रहा है, आप देखिए अगर आपको नहीं पता। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई जब भी जिस तिथि में आपका जन्म हुआ और जिस दिन पैदा हुए, वारेश दोनों के स्वामी ग्रह अगर एक ही ग्रह बन जाए या दोनों के स्वामी अलग अलग है पर कुंडली में साथ बैठ जाए, तो ये क्या बात होती है कि ये पंचांग दोष बनाते हैं। अब पंचांग दोष एक ही चीज़ कहता है कि या तो भाई शादी ब्याह अच्छा चलेगा या जीवन, स्वास्थ्य और जीवन या आयु अच्छी चलेगी, दोनों में से कोई एक चीज़ सफ़र करेगी। अब ये कुंडली में जो ग्रह जीत रहा होगा, अब जैसे आपका प्रश्न है कि यहाँ पे तिथि का स्वामी और वारेश साथ बैठे तो ये पंचांग दोष की स्थिति है। तो अब इसमें ये देखना है कि इन दोनों में से विजयी कौन है, कौन ज़्यादा बलशाली परिस्थिति में। अगर तिथि का स्वामी ज़्यादा बलशाली है तो वो विवाह को ज़्यादा बचाएगा, वैवाहिक जीवन को ज़्यादा सुरक्षा देगा, वैवाहिक जीवन में परिणाम बेहतर देगा। पर अगर वारेश ज़्यादा बलशाली है तो वो स्वास्थ्य और आयु को बचाएगा। तो यहाँ पे ये ज़रूर देखना होगा कि कौन सा ग्रह दोनों में से बलशाली हो जाता है। अगर दोनों का स्वामी एक ही ग्रह है, पंचांग दोष फिर बना चुका, एक ही ग्रह बनाया है, तो यहाँ पे ये होगा कि वो ग्रह दूसरे ग्रहों के ऊपर जिन पे निर्भर है, जिस ग्रह की राशि में बैठा है वो राशि वो स्वामी ग्रह कैसा, जिसके नक्षत्र में बैठा है वो कैसा, जिन ग्रहों के साथ बैठा है उसके ऊपर क्या प्रभाव आता है। तो उससे ये पता चलेगा कि वो हेल्थ को बचा रहा है या मैरिज को बचा रहा है।
और अगर सेम प्लैनेट है तो आपको 7वें भाव लग्न को भी देखना होगा। अगर 7वां भाव बलशाली हो गया, लग्न वीक पड़ गया तो मैरिज को बचाएगा, और अगर लग्न बलशाली हो गया, 7वां भाव वीक पड़ गया तो स्वास्थ्य और जीवन को बचाएगा। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि पंचांग दोष का अर्थ ही यही है कि उसको जीवन में किसी एक हिस्से को खराब करना है। वो दोनों को भी खराब कर सकता है, कुंडली पे डिपेंड करता है। अगर ग्रह बहुत ही बर्बाद हो गया है, क्योंकि अगर एक ही ग्रह तिथि का स्वामी और वारिश बना, अगर वो बिल्कुल ही चौपट है, तो वो एक चीज़ ये पता चलेगी कि वो दोनों को ही खराब करेगा। बट फिर भी एक सेंसिटिव सिचुएशन होती है कि उसको देखें कि कौन किसको ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो लग्न और 7वें भाव को देखिए, उसके स्वामियों को देखिए, और उस ग्रह की खुद की स्थिति देखिए कि उसको बल कितने मिल रहे हैं। तब जा करके पता चलेगा कि ये किसको सपोर्ट कर रहा है, मैरिज को या हेल्थ या लाइफ को। जिसको सपोर्ट करेगा वो चीज़ बेहतर रहेगी, जिसको सपोर्ट नहीं करेगा वो चीज़ सफ़र करेगी। तो अब वो दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर हेल्थ को ख़राब कर रहा है, मतलब हेल्थ को छोड़ रहा है, तो स्वास्थ्य की दिक्कतें देखने मिलती है, आयु को कष्ट देखने मिलता है। और अगर विवाह को छोड़ रहा है तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां या तकलीफ़ें देखने मिलती हैं। तो ये उसका रिजल्ट है। अगला यहाँ पे प्रश्न फिर पूछते हैं प्रदीप सिंह। इन्होंने पूछा है कि शुद्ध नक्षत्र भी कंसीडर्ड ओनली फॉर मुहूर्त और ऑल्सो फॉर हॉरोस्कोप एनालिसिस। देखिए, ये तो लाजमी सी बात है कि भाई नक्षत्र कुंडली आकलन करते वक्त ज़रूर पढ़ने चाहिए। ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं है, वो अलग बात है। पर यहाँ भी ये बात है कि नक्षत्र के बिना आप बहुत ज़्यादा गहराई में डिटेल में कभी बता ही नहीं सकते। तो चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी व्यक्ति का मान लीजिए करियर है, क्या पढ़ाई करेंगे, क्या एजुकेशन करेंगे, किस क्षेत्र में जाएंगे, बिना नक्षत्र के ये जानकारी निकाल पाना लगभग असंभव है। तो बताना बहुत कठिन हो जाता है कि भाई नक्षत्र अगर इंसान को जानकारी ही नहीं है तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि कोई भी फील्ड हो। चाहे जैसे कि भाई आप करियर के बारे में देखते हैं तो करियर नहीं बता सकते कि कौन से क्षेत्र अच्छे हैं, शिक्षा के लिए अच्छे हैं या काम के लिए। ऐसे ही अगर आप स्वास्थ्य को देखते हैं तो कौन से शारीरिक हिस्से खराब हो सकते हैं, कौन सी शरीर की दिक्कतें हो सकती हैं, वो नक्षत्रों से बहुत पता चलती हैं। तो ये भी बात है कि हर जीवन के पहलू में उस ग्रह के राशि, उस ग्रह के दूसरे ग्रहों से योग और उस ग्रह का नक्षत्र बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नक्षत्र ही ये फैसला लेता है कि किस तरीके का ग्रह व्यवहार करने वाला है। अगर नक्षत्र अच्छा है तो ग्रह के पास बल होगा, और मान लीजिए अगर नक्षत्र का स्वामी खराब है या नक्षत्र अच्छा नहीं है उस ग्रह के लिए खुद पर खुद, तो वो ग्रह दुष्परिणाम देगा। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि नक्षत्र एक डिटेल्ड लेवल पे देखने चाहिए। हालांकि इसकी एनालिसिस कठिन होती है, बट अगर आपका ये प्रश्न है कि नक्षत्र कंसीडर करेंगे कि नहीं, बिल्कुल करेंगे। बिना नक्षत्र के आप क्या हॉरोस्कोप एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि विदाउट नक्षत्र यू कैन नॉट डिटरमिन इन डिटेल। ऊपर ऊपर सतही पता चल जाएगा, गहराई में कुछ नहीं जान पाएंगे। तो नक्षत्र को जरूर देखिए। अगला प्रश्न रहता है फिर से यही प्रदीप सिंह जी का ही है। इन्होंने पूछा है कि भाई इज़ देयर एनी प्लेस ऑफ चलित कुंडली इन पराशर ज्योतिष प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। ये प्रश्न बहुत बार मैं ले चुका हूँ, कई दफ़ा ले चुका हूँ, फिर से कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों के अंदर जो है चलित कुंडली को लेकर पता नहीं कैसा ऑब्सेशन है। क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये रहती है कि चलित कुंडली जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलित कुंडली से कई 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 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है नवांश और अन्य वर्ग कुंडलियाँ। तो अगर आप वर्ग कुंडलियाँ देख ही नहीं रहे हैं तो चलित कुंडली देख कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि कोई दशा उसकी चल रही है और ये दशा किस प्रकार का रिजल्ट देगी, तो अगर उस ग्रह को अगर आप नवांश में उसकी स्थिति नहीं देखते, आपको दशा का पैटर्न ही नहीं पता चलेगा कि क्या वो ग्रह अच्छा परिणाम देने वाला है या खराब। तो नवांश और दशांश और अन्य वर्ग कुंडलियाँ, अब मान लो एक ग्रह की दशा 19 साल चल रही शनि की, मान लो अब शनि जो है लग्न में जिस परिस्थिति के योग बनाता था, तो अब उसको हम देखेंगे। उसके बाद कि अब वेरियस चीज़ों को देखना है कि अब शनि की दशा बहुत लंबी है, तो अब ये किस तरीके के परिणाम मेरे वैवाहिक जीवन में दे सकती है, तो नवांश देखिए। इन जनरल वो कैसा हरकत करेगी तो भी नवांश देखिए। उसके बाद करियर में कैसा रिजल्ट देगी, दशांश में उसकी स्थिति देखिए। उसके बाद स्वास्थ्य को कैसा इम्पैक्ट करेगी, सप्तविंशांश देखिए। तो हर वर्ग कुंडली को देखना चाहिए। माता पिता को कैसे इम्पैक्ट करेगी, द्वादशांश देखिए। तो हर कुंडली को, हर वर्ग कुंडली को लेना चाहिए। एक ग्रह की दशा बहुत लंबी होती है, तो अगर उतनी लंबी दशाओं में हम एक चलित कुंडली को लेकर के ही प्रायोरिटी बना लेंगे तो इसका सीधा सिग्निफिकेंस ये है, लॉजिक यही कहता है कि आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिविजनल चार्ट जो है उनको तो रिजेक्ट कर चुके हैं, तो आपको पता कुछ नहीं चलेगा। भाव चलित कुंडली जो होती है उसका उपयोग खाली नाड़ी ज्योतिष में होता है, जिसे केपी एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं।
अगर आप केपी वाले फॉलोअर है तो भावचलित का इस्तेमाल कीजिए। पराशर में ऑलरेडी इतनी वर्ग कुंडलियाँ हैं, इतना डिटेल ऑलरेडी अवेलेबल है कि भावचलित लेकर के आप मैटर ऑल कॉम्प्लिकेट करेंगे और कॉम्प्लेक्स करेंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए इस चीज़ें जो है वो रहनी चाहिए क्लियर कट। तो यहाँ पे बेस्ट मैं यही कहता हूँ कि चलित कुंडलियों को पहले किनारे करिए। अगर आप पराशरी ज्योतिष को फॉलो करते हैं तो वर्ग कुंडलियों को पहले देखिए, बाकी चीज़ें बाद में। तो मेरे ख्याल से आपको उत्तर मिल चुका होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रही है रूपाली, इन्होंने लिखा है कि व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड अबाउट फ्री विल एंड डेस्टिनी थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड इफ थिंग्स इन लाइफ सच एज मैरिज एंड जॉब और गोइंग इनटू स्पिरिचुअलिटी इज प्री डिटरमिन्ड देन व्हाई डू वी डू एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज और इवन वर्क ऑन आवर बिहेवियर, नॉट टॉकिंग अबाउट हैविंग अ सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर लाइफ बट वी हैव हर्ड कर्म करो फल की चिंता मत करो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आवर कर्म एंड आवर डेस्टिनी। ये बहुत ही गहरा प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि भाई अगर ज्योतिष के हिसाब से क्या कोई फ्री विल है, क्या कोई डेस्टिनी है, और अगर कोई फ्री विल और डेस्टिनी है तो इन दोनों में अंतर क्या है। तो कोई हमारे अंदर कोई ऐसी क्षमता है कि हम जैसे हम कहते हैं स्वाधीन इच्छा, तो स्वाधीन इच्छा नाम की कोई चीज़ है या भाग्य नाम की कोई चीज़ है, और अगर है तो हम यहाँ पे हर चीज़ अगर पहले से ही निर्धारित है तो हम ज्योतिष में उपाय क्यों कर रहे हैं, उनका फ़ायदा क्या है, हम अपने ऊपर काम क्यों कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसको देखिए, इसको लेते हैं, इसका देखिए, हालांकि ये इसके ऊपर मैं आगे गहराई से एक वीडियो बनाऊंगा जब हम कवर करेंगे कि फ्री विल को कैसे देखना चाहिए। बट एक बात मैं यहाँ पे संक्षिप्त रूप से यही कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो देखिए, जो नोशन ऑफ फ्री विल है ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये ईस्टर्न सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको भारतीय महाद्वीप में जितने भी उत्पन्न हुए धर्म और दर्शन शास्त्र मिलेंगे उनमें कहीं पर भी आपको फ्री विल का जिक्र नहीं मिलेगा। चाहे वो आप सनातन धर्म लीजिए, चाहे वो आप बौद्ध धर्म लीजिए, चाहे वो आप वेदांत ले सकते हैं, वेदांत फिलॉसफी है जो कि हिंदू धर्म का पार्ट है, चाहे जैन धर्म लीजिए, चाहे सिख धर्म लीजिए, हर जगह आपको एक बात होती है, फ्रीडम की बात होती है, फ्री विल की बात नहीं होती है। फ्री विल की जो बात होती है वो एब्राहमिक रिलीजन्स और फिलॉसफीज़ में ज़्यादा होती है, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म और इस्लाम, इनमें ज़्यादा होती है, इनमें स्वाधीन इच्छा की बात हो रही है। बट अगर हम इनको गहराई से पढ़ेंगे, जो हमारे जो अभी ईस्टर्न रिलीजन्स हैं, और चाहे इंडियन ही नहीं, आप इंडियन लें और चाहे आप जो है दूसरे जैसा मैंने कहा दूसरे जो धर्म रहे, बौद्ध धर्म हुआ, अन्य अन्य, इनमें भी यही सेम बात कही गई है कि भाई इसमें हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, फ्री विल की बात नहीं कर रहे। दोनों में बहुत गहरा अंतर होता है। तो हम जैसे बात करते हैं कि भाई आत्मा है, आत्मा हमारा परम सत्य है, परम अस्तित्व है। तो अगर आत्मा जो है वो हमेशा से क्या है, स्वतंत्र है, वो कभी बंधित ही नहीं होती। जो कभी बंधित नहीं होता उसको आप, उसके केस में क्या है, इट इज़ ऑलवेज फ्री, एवर फ्री, इट इज़ द फ्रीडम इटसेल्फ। तो वहाँ फ्री विल की बात नहीं आती है। यहाँ पे ये बात अगर पर आपके क्वेश्चन का हम जवाब दे देते हैं, इसके 2-3 पॉइंट्स हैं, आपको समझ आ जाएगा। कि पहली बात जो है, जो आपने प्रश्न किया कि क्या कोई फ्री विल है, टेक्निकली नहीं है, देयर इज़ नो फ्री विल। अब आप इसके ऊपर चाहे कितने डिबेट कर लीजिए, एट दी एंड अगर आप सही से लॉजिक लगाएंगे तो आप इसी निष्कर्ष पे पूछेंगे देयर इज़ नो फ्री विल। ईगो इतना ताकतवर होता है हर इंसान का कि वो स्वीकार नहीं करता है कि नहीं नहीं हमारे हाथ में चीज़ें तो हैं। तो यह आपका खाली एक फैलेसी है, टेक्निकली देयर इज़ नो फ्री विल। दूसरी बात है, अगर आप ज्योतिष से सीखते हैं तो ज्योतिष से फ्री विल लगभग असंभव है, क्योंकि यहाँ पे ये बात रहती है कि अगर हम ज्योतिष से हर चीज़ पहले से प्रिडिक्ट कर पाते हैं, देख पाते हैं कि जीवन, इस व्यक्ति का जीवन ऐसे जाएगा, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, ये ऐसी पढ़ाई करेंगे, ऐसा करियर होगा, ऐसा वैवाहिक जीवन होगा, ऐसा बाकी एक सामान्य रूप से किस प्रकार के परिणाम उनको जीवन में दिखने वाले हैं, वो ज्योतिष बताता है। अब देखिए, पर ज्योतिष में हर चीज़ निर्धारित है। हो सकता है कि जो ज्योतिषी है क्योंकि वो खुद इंसान है, तो ज्योतिषी हो सकता है कि लिमिटेड हो, कि भाई वो लिमिटेड इंटरप्रिटेशन कर सकता है कि ठीक है, जितना उसको दिखाई देता था उतना उसने बता दिया। बट अब जितने ज़्यादा ज्योतिषी के अंदर ताकत होगी, देख पाने की शक्ति होगी, उतना वो गहराई से बता देंगे। तो ज्योतिष में क्या है कि भाई आपके सामने डेटा दिया हुआ है, अब आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है कि आप कितना गहराई से डेटा इंटरप्रेट कर पाते हैं। जितना गहराई से डेटा इंटरप्रेट कर पाओगे उतना सटीक बैठेगा वो। तो अब इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ द एस्ट्रोलॉजर
तो यहाँ पे ये नहीं है कि ज्योतिष के अंदर कोई कमी रह गई है। ज्योतिष मीन्स इट इज द डेटा, आपके अंदर शक्ति है तो इंटरप्रेट कर लीजिए। बट अगर हम ये कहते हैं कि ज्योतिष क्या है, कि ज्योतिष में कुछ भी, हर चीज़ पहले से निर्धारित है, क्योंकि अगर हम इसमें फ्री विल मान भी लेंगे तो है ही नहीं ना। क्योंकि यहाँ पे एक तरफ हम ये कहते हैं कि भाई आपके जीवन में ये पढ़ाई हो सकती है, ये करियर हो सकता है, ऐसा वैवाहिक जीवन होगा और ये ऐसी जीवन शैली चलेगी, और पैरेलली प्रैक्टिकली आप उससे निगेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन में वो घटनाक्रम घटित हो रहे हैं कि भाई जैसा ज्योतिष बता रही है, कुंडली बता रही है कि इस इंसान का जीवन ऐसा होगा, हकीकत में वैसा ही हो रहा है। आप सत्य से मुंह तो चुरा नहीं सकते और सत्य से आप जो है उसको नकार नहीं सकते कि भाई हाँ जीवन में ये तो घटित हो रहा है। हाउ आई कैन डिनाई इट इफ इट इज हैपनिंग इन योर लाइफ एज इट इज रिटन इन द चार्ट, इट मीन्स देयर इज नो फ्री विल। क्योंकि लॉजिक क्या कह रहा है, लॉजिक ये कह रहा है कि भाई आपके जीवन की ये चीजें हैं, ग्रह पहले से निर्धारित कर दिया है, अब बुद्धि और कर्म वैसा ही बनेगा जैसा ग्रह चलाएंगे, वैसा ही बनेगा। तो अब इस पे, और इससे हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। अब इस पे आप ज्योतिष पे यकीन करें या ना करें, पहली बात तो ज्योतिष को किसी मानवीय जो है एक मान्यता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सत्य है। सत्य को प्रमाण की और सत्य को मान्यता की आवश्यकता नहीं होती है। सत्य सत्य होता है। इट डज नॉट नीड वैलिडेशन, इट डज नॉट नीड अप्रूवल ऑफ पर्टिकुलर पीपल, बिकॉज इट इज अ फैक्ट वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट। तो द थिंग हियर इज दैट ज्योतिष इज अ फैक्ट। अगर वो फैक्ट है, आप मानिए या ना मानिए, वो आपकी मर्जी है, बट वो सत्य है, सत्य को नकार नहीं सकते। पर अब यहाँ पे एक पॉइंट निर्धारित हो गया कि ज्योतिष के हिसाब से फ्री विल नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ज्योतिष छोड़िए, दर्शन शास्त्र को भी पढ़िएगा तो भी आपको फ्री विल नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। गहराई से अभी जब आकलन करेंगे, वेदांत वगैरह पढ़िएगा, तो आप इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि देयर इज नो फ्री विल। और अब तो फिजिक्स भी यही कहता है कि देयर इज नो फ्री विल। इफ यू स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स इन डिटेल यू विल लैंड टू अ कंक्लूजन दैट देयर इज टेक्निकली नो फ्री विल। तो जो लोग भी देखिए ज्योतिष का सहारा लेते हैं, उसमें अवलंबन खोजते हैं, ज्योतिष उनकी एक मदद करता है। वो मदद क्या है? और वो मदद बहुत गहरी है और बहुत महत्वपूर्ण है। वह ये है कि वह आपको यह बताता है कि आप स्वयं कौन है, आपका असली अस्तित्व क्या है। Who are you in absolute reality? दूसरा, आपका एक ट्रांजैक्शनल रियलिटी भी है। देखिए दो प्रकार की सत्यताएं होती हैं। एक होती है पारमार्थिक सत्यता, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, जो हमारा असली स्वरूप है। पर एक होती व्यवहारिक सत्यता। तो व्यवहारिक सत्यता है जो जीवन आप जी रहे हैं, माया में जो जीवन जी रहे हैं, जो टेम्पररी है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो इन दोनों का जो एक भान है वो ज्योतिष कराता है। तो ज्योतिष ये दिखाता है कि भाई एक शरीर के रूप में यदि आपने प्राणी के रूप में जन्म लिया है तो आपकी जीवन कैसे बीतेगा, लाइफ पैटर्न्स कैसे होंगे, जो अनचेंज्ड है, जिन्हें परिवर्तन संभव नहीं है, जो अनकंट्रोलेबल है। बट ये चीज ये क्या दिखाती है कि देयर इज ए म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन going on between your absolute reality and the transactional reality। absolute reality कौन है? आत्मा, चैतन्य, जो कि हमेशा अजन्मा है, देश काल निमित्त के परे है, और शरीर के माध्यम से, प्राणी के माध्यम से दुनिया को विटनेस कर रहा है। इट इज द विटनेस कॉन्शियसनेस, विटनेसिंग थ्रू द बॉडी, थ्रू द माइंड एंड एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड। वह चीज हो रही है। नाउ यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, बट द प्रॉब्लम इज दैट यू थिंक कि भाई आई एम द बॉडी एंड द माइंड, देन द सफरिंग स्टार्ट्स। तो अगर आप ये सोचेंगे कि हम शरीर है, मन है, प्राणी है, तब आपकी सफरिंग, जो हम कहते हैं पीड़ा, कष्ट चालू होता है। बट अगर हम ये देखते हैं कि हम शरीर और मन के भीतर स्थित, उससे भी परे कौन है? विटनेस। आई एम द विटनेस ऑफ माई ओन बॉडी, आई एम द विटनेस ऑफ माई ओन माइंड, आई एम द विटनेस ऑफ द होल वर्ल्ड। then it means that your identification has gone into the state of pure awareness। आपका जो तादात्म्य है वो शुद्ध चेतना से स्थापित हो रहा है। जब उस स्थिति पे स्थापित हो रहा है तब क्या होगा? जीवन दुख की बजाय संसार जो होता है वो आनंद का स्रोत बनता है। पर यह चीज जो है, ये ज्योतिष इसमें मदद करता है जानने के लिए कि आप इस सत्यता को जान सकें कि भाई, और ये सत्यता कब तक नहीं आएगी? जब तक वो ईगो टूटेगा नहीं। ईगो ये कहता है कि हम करने वाले हैं, ईगो ये कहता है कि आई एम द डूअर, आई एम द बॉडी, आई एम द माइंड।
जब तक वो चीज़ टूटेगी नहीं तब तक आप कभी भी चेतना के तत्व स्तर पे तादाद में स्थापित ही नहीं कर सकते। यू कैन नॉट आइडेंटिफाई एंड इस्टेब्लिश योर सेल्फ एट द लेवल ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस अनटिल अनलेस योर फॉल्स ईगो ऑफ फॉल्स बॉडी एंड माइंड डिस्ट्रॉयज। तो ज्योतिष वही मदद करता है कि भाई आप इस बात को पहले समझ सके कि यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड, यू आर द प्योर विटनेस, प्योर अवेयरनेस, प्योर कॉन्शियसनेस एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड थ्रू दिस बॉडी एंड माइंड। वो चीज़ होती है। तो अब जब हम इस बात की सत्यता को समझते हैं और हमारा तादाद में अपने चेतना से स्थापित होता है, शरीर और मन से नहीं, तो जीवन हमारे लिए क्या होता है, एक लीला की तरह बनता है कि या इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, आई हैव टू एक्सपीरियंस इट, एन्जॉय इट, not rather than try to change it as per my own desires, because desires are the part of the mind, not the part of your consciousness. तो यहाँ पे पहला तो पॉइंट ये है कि ज्योतिष इस बात में इंसान को एहसास कराता है कि आपकी असली सत्यता क्या है, पारमार्थिक सत्यता क्या है और व्यवहारिक सत्यता क्या है। और व्यवहारिक सत्यता जो है, ट्रांजैक्शनल रियलिटी, उसमें आपकी लाइफ पैटर्न किस तरीके के होंगे, ऐसा ही जीवन बीतना है। तो ये क्या करते हैं कि अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि एक डिटैचमेंट क्रिएट होता है, और दूसरा जो भी लाइफ एक्सपीरियंसेस व्यक्ति के जीवन में होने हैं, अच्छे बुरे जो भी, उनको व्यक्ति जो है एक समभाव से, न्यूट्रलिटी के साथ व्यक्ति जीवन को जी पाता है। तो हम नॉर्मल साइकिल क्या होता है कि हम खुश में बहुत ज़्यादा खुशी में खुश हो रखे हैं और दुख में बहुत ज़्यादा दुखी हो रखे हैं। न्यूट्रलिटी नाम की चीज़ नहीं है। तो वो क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर एसोसिएटेड कॉन्स्टेंटली बाय द बॉडी एंड द माइंड, नॉट बाय द प्योर कॉन्शियसनेस। तो ज्योतिष हेल्प्स यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि इट निगेट्स योर ईगो, इट निगेट्स योर डूअरशिप। वो बताता है कि भाई आप करने वाले नहीं है, करने वाली प्रकृति है। अगर माया के स्तर पे देखेंगे तो माया के स्तर पे सारा जो कंट्रोल है वो प्रकृति के हाथ में है। अहंकार खाली एक झूठा स्तर है जो माया ने ही क्रिएट किया है। तो ऐसा समझिए कि जैसे बच्चा गाड़ी चला रहा होता है, मतलब बच्चे को हम गोदी में बैठा के गाड़ी चलवा रहे होते हैं, पिताजी गाड़ी चला रहे हैं, पर बच्चे को लगता है कि भाई बच्चा गाड़ी चला रहा है। वही हाल कर रखा है प्रकृति ने। तो गाड़ी पूरी प्रकृति चला रही है, बट हमको खाली एहसास करा रखा है कि नहीं तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो। तो वो जो झूठा कर्ता भाव है वो कटता है। ज्योतिष पहले तो उसे काटता है। उसके बाद अगर ये कटेगा तभी क्या होगा, आत्मबोध आएगा। अगर ये कटेगा ही नहीं तो आत्मबोध आएगा ही नहीं, हु आई एम इन द रियलिटी। और दूसरा, ये टेम्पररी इल्यूजरी नेचर ऑफ माया को डिस्ट्रॉय करता है। इसके बाद ये बताता है कि आपकी स्टोरी कैसी लिखी गई है, जो लीला का पार्ट है कि भाई ये एक तुम कैरेक्टर थे, ये तुम्हारा एक जीवन ऐसे ही बीतना है, अब जैसा भी बीतना ये ऐसा ही है। तो यहाँ पे ये होता है कि आप जो है, इट टेल्स यू हाउ योर स्टोरी इज रिटन एंड यू कैन ओनली एंजॉय इट इफ यू आर द विटनेस नॉट द कैरेक्टर। अगर प्राणी के स्तर पे सोचोगे कि पात्र के स्तर पे सोचोगे तो लीला का आनंद नहीं होगा, और अगर जो है चेतना के स्तर पे सोचोगे तो लीला का आनंद होगा। इसके बाद एक और चीज़ होती है कि जो लोग भी हर कोई जो है बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक रूप से रुझान नहीं रखता है। तो ना तो कोई बहुत लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं, ना ही उनके अंदर वैराग्य की कोई क्षमता होती है। तो ज़्यादातर जनता इसी कैटेगरी में फॉल करती है, दैट हु आर नाइदर स्पिरिचुअली स्ट्रांग नॉर केपेबल ऑफ वैराग्य। बट फॉर देम ऑल्सो ज्योतिष ब्रिंग्स व्हाट, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, वास्तविकता और सत्य का बोध करा करके उसकी स्वीकृति पैदा करता है। सेल्फ डिनायल, सेल्फ डिसेप्शन काटता है, ये उसका उद्देश्य है। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है। इसीलिए ज्योतिष को वेदांग बोला जाता है। वेदांग का वो हिस्सा, 6 वेदांग है, ज्योतिष उनमें से एक है। पर वेदांग कहाँ मदद करते हैं? वेद में जो ज्ञान दिया गया, वेदांत उपनिषदों में जो ज्ञान दिया गया, उसको समझने के लिए लॉजिकल लेवल पर वेदांग को पढ़ा जाता है। ज्योतिष उनमें से एक है। तो कैसे मदद कर रहा है वो आपको बताया। तो अगर हम ये कहते हैं कि नहीं टोटके हैं, कोई उपाय है, कोई उनसे जो है जीवन बदल लोगे, नहीं बदल सकते। जो चीज़ होनी है वो होके रहेगी। बट ज्योतिष का महत्व कहाँ था वो मैंने बताया आपको। ज्योतिष का महत्व दुनिया बदलने में नहीं है, क्योंकि दुनिया आपके कंट्रोल में ही नहीं है। जो चीज़ आपके कंट्रोल के बाहर है उसे बदल नहीं सकते। बट ज्योतिष का महत्व कहाँ है वो हमने बताया। अब जो एक और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था कि उपाय कहाँ काम करते हैं या उपाय क्यों काम नहीं करते हैं, तो उसका लिंक ऊपर दिखाया जा रहा है, आप जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उसका लिंक, वहाँ भी देख सकते हैं। बट वहाँ मैंने यही बात कही है कि ये जो ज़बरदस्ती के उपाय होते हैं, कोई हवन, कोई यज्ञ, कोई रत्न, कोई ताबीज, कुछ भी पहन करके बैठे हैं और उससे जो है जीवन बदल जाएगा, ऐसा होता नहीं है।
उससे क्या होता है कि हाँ, वह चीज़ जो है एक कुछ स्तरों पे काम करती है। इसका ये अर्थ नहीं कि भगवान का पूजा पाठ व्यर्थ है, भगवान का पूजा पाठ व्यर्थ नहीं है। भगवान का पूजा पाठ होता है आत्मा के स्तर पे तादाद में स्थापित हो सके, ज्ञान तक व्यक्ति पहुंच सके, अज्ञान कट सके, उसके लिए पूजा पाठ होता है। मुख्य रूप से इसके लिए नहीं होता है कि जीवन जो है जैसा हम चाह रहे हैं वैसा बन जाए। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि उपाय भी एक स्तर तक काम करते हैं, और कोई भी उपाय दुनिया में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जो ग्रह का व्यवहार बदल दे। अगर कोई ग्रह खराब है तो वो खराब है, वो आपका शत्रु है, मतलब शत्रु है। कोई उपाय दुनिया में नहीं है जो उसको बदल दे कि वो आपका शत्रु से मित्र बन जाए। देयर इज नो पर्टिकुलर रेमेडी फॉर दैट। और हमारे धर्म भी हमें यही बताता है। भैया आप अगर जो है अवतारों का जीवन देखेंगे, चाहे भगवान श्री राम का जीवन देखिए, चाहे भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखिए, उनके जीवनों में उनको जो भी अच्छे बुरे परिणाम अपने जीवन में मिलने थे वो सारे मिले। वो स्वयं ईश्वर हैं। अगर वो स्वयं ईश्वर हैं तो हर चीज़ बदलने के उनके अंदर क्षमता है। क्यों नहीं बदल दी उन्होंने अपनी ज़िंदगी? क्यों नहीं उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन ले आया? क्यों? तो इससे ये पता चलता है कि अगर ईश्वर भी अवतार के रूप में धरती पर हैं तो उन्हें माया के रूल्स रेगुलेशन, लॉज, कानून, नियम, कायदे और विधि का पालन करना पड़ेगा। वो माया में अगर जीवित है तो माया से परे नहीं हो सकते। तो ही हैज़ टू अबाइड बाय दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो नोबडी इज अबव इट। तो यहाँ पे इसका अर्थ यह है कि हमें ज्योतिष का उपयोग कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं, वो हमने बताया, कहाँ वो मदद करता है। बट क्योंकि नॉर्मल आदमी इतनी बड़ी बातें समझ ही नहीं पाते हैं और ईगो इतना भयंकर अंदर तक व्याप्त होता है, कर्ता भाव का जो स्वरूप है इतना अंदर तक घुसा है इंसान के, कि वो कभी इस बात को समझ ही नहीं पाते कि भाई अखंड सत्य क्या है। तो उनके लिए जो है यहाँ पे क्या है कि भाई ये पूरा व्यापार खड़ा हुआ है कि भाई आइए पूजा पाठ जो है, पूजा पाठ तो छोड़िए भाई, कोई रत्न हो गया, कोई और टोटके हो गए, यही सब चीज़ें, तो वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, व्यक्ति को थोड़ी मन की शांति मिल जाती है और यही चीज़ें चल रही हैं। बट उसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस कुछ खास नहीं है। एक्चुअल सिग्निफिकेंस अगर पूजा का है, पाठ का है, मंत्रों का है, तो वह सिर्फ इस बात में है कि हम ईश्वर के उस तत्व से जुड़े जो हमारा असली अस्तित्व है। अज्ञान को काट के ज्ञान का सरोकार करें, वह अस्तित्व है, ये बाकी चीज़ें नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको अपना उत्तर यहाँ पे मिला होगा, पर इस विषय को हम आगे और गहराई से चर्चा करेंगे, जहाँ पे हम इस बात को पूरी तरीके से स्थापित करेंगे मल्टीपल रीजंस के साथ कि फ्री विल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, चाहे वो साइंटिफिक लेवल पे हो, चाहे वो फिलोसॉफिकल लेवल पे हो। इट इज़ प्रूवेबल दैट देयर इज़ नो फ्री विल एट ऑल। हालांकि जो भी मुख्य बातें थी वो मैंने आपको यहाँ बता दी। आज के बस इतने ही प्रश्न थे। उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पे क्लियर हुई होंगी और आपको बहुत चीज़ें जो है सीखने को मिली होंगी। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, नीचे मेरे सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।